अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट पेपर्स के रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजनिंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस इन द ट्राउट फिशेस। ठीक है, अच्छा, अब ट्राउट फिशेस की हम लोग बात करें तो ये कौन से फिशेस होती हैं? ये हमारे पास बेसिकली फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। इन फिशेस के अगर हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ये हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक की वजह क्या होती है? अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जो वाटर होगा वो कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास वाटर ज़्यादा होगा और सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि मूवमेंट हमारे पास कहाँ से होती है? हायर से लोअर की तरफ होती है। हायर टू लोअर की तरफ हमारे पास मूवमेंट होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो एक्सटर्नल से कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। अब हमारे पास जब ये अंदर की तरफ ज़्यादा वाटर जाएगा तो ये ख़तरा हमारे पास है कि हमारे पास जो इंटरनल सेल है वो स्वेलअप हो जाए। ठीक है, वो स्वेलअप हो जाए। तो इस स्वेलिंग के लिए बचने के लिए ये क्या करती हैं ये फिशेस कि ये डाइल्यूट, ये एक्सेस वाटर को, जो हमारे पास एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सीड करती हैं थ्रू पासिंग डाइल्यूट यूरिन। ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पास करती है ताकि जो एक्सेस वाटर है वो ज़्यादा बाहर निकल जाए, ताकि इसका जो सेल है वो स्वेलअप ना हो सके। अब ये बात हो गई वाटर की। अब बात करते हैं सॉल्ट की। अब ये हमारे पास जो एक्सेस, जो ज़्यादा सॉल्ट है, अब इसकी मूवमेंट भी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, लेकिन बाहर हमारे पास इन्वायरमेंट कौन सा है? फ्रेश वाटर, वहाँ पे सॉल्ट इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे। तो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट हमारे पास अगर बाहर एक्सीड आउट हो जाते हैं तो अंदर का सॉल्यूट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉल्यूट का लेवल लो हो जाएगा। तो अब ये लोग क्या करते हैं, इनके जो बॉडी के पास स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट से जो सॉल्ट होता है, जब इनके पास, जब ये लोग ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट एक्सीड कर देते हैं, इनको जब सॉल्ट की ज़रूरत होती है तो ये इनके पास स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं जो कि बाहर से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सॉल्ट को ले लेते हैं। दूसरी बात कि इनकी जो किडनीज होती हैं, इनकी जो किडनीज होती हैं वहाँ पे सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इसमें मेंटेन रहती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था पास्ट पेपर का हमारे पास। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई मसल बिकम फटीग। व्हाई मसल बिकम फटीग। मसल फटीग क्या होता है? हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक सवाल डिस्कस किया था जो कि था व्हाई मसल बिकम स्टिफ आफ्टर डेथ। उसमें हमने डायग्राम बनाए थे मायोसिन और एक्टिन की, जिसमें हमने शो किया था कि सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म किस तरह कंट्रोल होता है, और जब मसल स्टिफ होता है तो मायोसिन और एक्टिन की जो बाइंडिंग थी वो टूटी हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयन हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा नहीं रहे थे और बॉडी को प्रॉपर, और बॉडी में एनर्जी नहीं थी क्योंकि रेस्पिरेशन रुक गई, रेस्पिरेशन खत्म हो गई थी और सर्कुलेशन खत्म हो गई थी। अच्छा, मसल फटीग में क्या होता है? इसमें हमारे पास यही केस होता है कि हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। अब हमें पता है कि मायोसिन और एक्टिन की जो बाइंडिंग टूटती है वो किस वजह से टूटती है? एटीपी के आने की वजह से। हमारे पास जो ब्रेकिंग होती है वो ब्रेकिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन होती है। ठीक है, इनके जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो आपस में टूटते हैं, लेकिन जब एटीपी आ नहीं रहा तो हमारे पास ये प्रोसेस नहीं होता और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापसी नहीं जा रहा होता, मसल सेल को नहीं छोड़ रहा होता, जिसकी वजह से मसल कॉन्टैक्ट पोजीशन में रहते हैं और हमारे पास मसल फटीग हो जाता है। अच्छा, मसल फटीग जो होता है वो
ओवरकम हो जाता है कुछ देर बाद। इसके लिए ये कि जितना ज़्यादा मसल फटीग हुआ है, जितना ज़्यादा आपको पेन है, उतना ज़्यादा आप आराम करो, ठीक है। तो उस वक्त में आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो रिकवरी होती है वो हो जाती है। अच्छा, इस सूरत में होता है कि हमारे पास अब ये कि हमारे पास इस जब मसल फटीग होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। मसल फटीग होता है कि ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट। उस सूरत में क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये किस वजह से होता है कि हमारे पास जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो नॉर्मली कन्वर्ट हो रहा होता है ऑक्सीजन एंड CO2 में, लेकिन मसल फटीग में क्योंकि हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन अभी नहीं हो रही है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई है, तो उस सूरत में जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड बॉडी में ज़्यादा होता है जिस वजह से मसल फटीग हो जाता है। तो आप जब थोड़ा रेस्ट करेंगे तो फिर आहिस्ता कुछ टाइम बाद लैक्टिक एसिड वापसी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द स्पोर्ट्समैन। अच्छा, स्पोर्ट्समैन या जो एथलीट होने हैं उनमें अक्सर एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं मसल पुल, और मसल पुल का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, क्रैम्प, ठीक है, क्रैम्प। और ये कंडीशंस क्यों होती हैं, ये डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, या बॉडी में ब्लड शुगर लो हो जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो डिजीज़ होती है वो मसल पुल हो जाती है वो। और ये जो ऐसी डिजीज़ होती है ये ना कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक हो जाती है, इसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये होता क्यों है, जैसे मैंने बताया डिहाइड्रेशन, हैवी एक्सरसाइज की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं इसकी वजह से भी होता है, और इसके अलावा जब ब्लड में शुगर लेवल लो हो जाता है तो इस वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मेंटेन लोकोमोशन इन द अर्थवॉर्म, ठीक है। अच्छा, लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। अच्छा, लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की लोकोमोशन बेसिकली दो मसल्स पे डिपेंड कर रही होती है। अर्थवॉर्म की बॉडी में दो मसल्स होते हैं, कितने होते हैं, दो मसल्स। अब वो दो मसल्स हमारे पास एक कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है, और एक हमारे पास कहलाता है सर्कुलर मसल, ठीक है। अब ये दोनों लोकोमोशन को किस तरह सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं इनकी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस सूरत में जो सर्कुलर मसल होंगे वो हमारे पास रिलैक्स करेंगे। जब सर्कुलर मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल हमारे पास क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। इसको डायग्राम से अगर हम समझें तो ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर मसल का सर्कल हमें पता है कि ये शेप होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे, और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ठीक है। और एक और डायग्राम अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास सर्कुलर मसल है और ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अब ये दोनों डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ रहा होगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं। तो जब सर्कुलर मसल रिलैक्स होंगे तो हमने क्या बात की, जब सर्कुलर मसल रिलैक्स होंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल हमारे क्या हो गए, रिलैक्स होगा। तो इनकी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो अर्थवॉर्म की बॉडी में जो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है और इस सूरत में हमारे पास अर्थवॉर्म की लोकोमोशन होती है। दूसरी बात यह है कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी में हार्ड प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनकी बॉडी से बाहर जिसको हम लोग कहते हैं सीटी, ठीक है। अब जैसे ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर, तो इनकी बॉडी के यहाँ पे हमारे पास हार्ड प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सीटी, जो कि इनको सॉइल पे मूव करने में मदद करते हैं। तो लोकोमोशन की वजह क्या होगी, एक तो सीटी की वजह से, दूसरी बार ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस को हम लोग थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बॉडी का बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं बता देता हूँ आपको, द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एट द टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई निडेरियंस हैव द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। Cnidarians have diffused nervous system। ठीक है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल हम लोग एक एनिमल से देख लेते हैं, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे पास ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का, और ये हमारे पास टेंटिकल्स होते हैं। अब नर्व नेट की नर्वस डिफ्यूज नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, नर्व नेट। ठीक है, नर्व नेट। अब जैसे ये देखें कि ये हमारे पास इस तरह नेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और ये पूरी बॉडी में हमारे पास कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह पूरी बॉडी में कंटिन्यू रहता है। मतलब कि अगर हमारे पास इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुआ, ठीक है, तो स्टार्ट में इसका रिस्पांस क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इम्पल्स हमारे यहाँ जनरेट हुआ तो वो हमारा पूरा नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये पूरा इम्पल्स हमारे पास जनरेट होगा पूरी बॉडी के थ्रू। तो स्टार्ट में इसका रिस्पांस स्लो होगा लेकिन फिर फास्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका प्रे, ठीक है, ये क्या है, प्रे। अब हाइड्रा को इसको कैप्चर करना है तो ये क्या करेगा, ये अपना ये टेंटिकल मूव करेगा, तो इम्पल्स हमारे पास कहाँ जनरेट हुआ, इसके इस इम्पल्स इसके इस टेंटिकल का जो यहाँ पे एरिया यहाँ पे जनरेट हुआ। तो अब ये हमारे पास जब ये इम्पल्स है तो ये इस तरह पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, और जब ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा तो हमारे पास एक साथ पूरा ऑर्गेनिज्म इस प्रे को कैप्चर करेगा। तो ये हमारे पास कहलाता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अच्छा, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, हाउ पैनक्रियाज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया इसको, कि जो पिछली वीडियोज़ है उसमें हमने पैनक्रियाज का डिस्कस किया था कि हमारे के ग्लूकोज लेवल किस तरह मेंटेन करता है, कि अगर हमारा ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है ब्लड के अंदर, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, तो हमारे पास जो आइसोलेट ऑफ लैंगर्स है उसका जो सेल है अल्फा सेल्स, वहाँ से हमारे पास ग्लूकागॉन की सिक्रीशन होती है जो कि फिर ग्लाइकोजन को हमारे पास कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, और इस सूरत में ग्लूकोज लेवल हमारे पास नॉर्मल होता है।